सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कारगिल विजय दिवस का मनाया गया 25वां वर्षगांठ। जगह जगह विविध आयोजन कर वीर जवानों को किया गया नमन। तनियालपुर निवासी नाबालिग लड़की खुशी पाल के लापता होने पर कार्रवाई होता न देख जिलाधिकारी से मिले परिजन, दी पत्र। यूट्यूबर एल्विश यादव को विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट के विरोध में गंगा घाट पर लगा पोस्टर। और पिंडरा में हुए किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला जिला प्रशासन से, पीड़ित किसानों के साथ न्याय की लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में 39 जीटीसी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के संगीत बैंड ने कई देशभक्ति धुनें पेश की। शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में 39 जीटीसी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के संगीत बैंड द्वारा कई देशभक्ति धुनें पेश की गई, जिससे वहां पर बैठे अधिकारीगण, जिसमें प्रमुख ब्रिगेडियर अनिर्बान दत्ता सेना मेडल, जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीयूष मोडिया, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल तथा अन्य सेना प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठे श्रोता कार्यक्रम देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और देश सेवा के प्रति अपना भाव व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन वाराणसी तथा काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर अंशुमान महाराज, अनूप मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, अंकित सिंह, विभाष महाराज, सौरभ पांडे इत्यादि कई विभूतियां वहां मौजूद रही। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गुरुवार को बीएचयू के ट्रेनिंग सेट में कारगिल विजय दिवस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म एनसीसी कैडेटों को दिखाई गई। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 25 जुलाई गुरुवार को बीएचयू परिसर से ट्रेनिंग सेट में सैन्य समुदाय के साथ जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी कैडेटों को कारगिल विजय दिवस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। एनसीसी कैडेटों द्वारा कारगिल युद्ध पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कैडेटों ने बताया कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुरी भरे प्रयासों को याद करने का दिन है, जिन्होंने कठिन इलाके और भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले दुश्मन पर काबू पाया। इस दिन राष्ट्र उन सैनिकों के साहस और जज्बे को सलाम करता है जिन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। एनसीसी कैडेटों द्वारा 1 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद कैडेटों द्वारा मोमबत्तियां जलाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिए। इस मौके पर कर्नल पीके सिंह पीके, लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र सिंह, सूबेदार मेजर दिगंबर सिंह, सूबेदार विनोद सिंह, डीएचएम राजन पठानिया और समस्त सैन्य दल मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश की रक्षा की है। अभी आज के प्रोग्राम का हमारा मुख्य मकसद है कि हम जो कैडेट्स हैं एनसीसी के, उनको उस युद्ध के बारे में जानकारी दें और ताकि उनको उसके प्रति प्रेरणा हो और देश के सभी नागरिक और कैडेट के मन में, दिल में देश के प्रति एकता, अखंडता की भावना जागृत हो। कारगिल युद्ध एवं पुलवामा में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए वृक्षारोपण किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद एवं पुलवामा हमले में शहीद देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए शुक्रवार को नदेसर स्थित पार्क में राहुल राज एडवोकेट पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ के नेतृत्व में दर्जनों साथियों द्वारा पेड़ लगाकर देश के शहीदों को नमन किया गया। देश के वीर सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर भारत की सीमा पर भारत देश की रक्षा के लिए दिन रात त्याग एवं परिश्रम करते हैं एवं देश के लिए, वतन के लिए जान तक दे देते हैं। हम भारत के वासी देश के सैनिकों के इस ऋण को कभी नहीं चुका सकते। यह पेड़ लगाकर हम सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें उनकी वीरगति को याद कर रहे हैं। उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित राहुल राज एडवोकेट, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, रामलखन साहनी, अखिलेश कनौजिया, हर्ष पटेल, अख्तर खान, बबलू कुमार, आनंददीप, राजेश यादव, दीपक कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। कारगिल विजय दिवस है और हमें सारे भारतीयों को गर्व है कि आज के दिन 1999 में भारत जो है पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध जो है 2 महीने के कठिन जो है संघर्ष और परिश्रम के बाद जो है जीता था और जिसमें लगभग 550 सैनिक हमारे जो है शहीद हुए थे। आज उन्हीं की याद में, साथ ही पुलवामा हमला में शहीद हुए लगभग 43 सैनिकों के जो है शहीद हुए थे, उनके याद में उनको नमन करते हुए आज एक पेड़ शहीदों के नाम हम लोगों ने पेड़ जो है लगाकर उनको नमन किया है।
और याद किया है वीर गाथा को, देश के सैनिकों को, और याद किया है उनके परिश्रम को, जो त्याग से, जो समर्पण से वो अपना घर परिवार छोड़कर देश की सीमा पर भारत देश के लिए, हम लोगों के लिए दिन रात रक्षा करते हैं। उनके लिए आज हम लोग याद करते हुए वीर शहीदों को नमन किया है। आज दनियालपुर क्षेत्र में लापता 17 वर्षीय बालिका के लापता मामले में पुलिस की निष्क्रियता से क्षुब्ध परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के दनियालपुर की 17 वर्षीय बालिका खुशी पाल 12 अप्रैल को लापता हुई थी और 22 अप्रैल को गुमशुदा का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोई कार्रवाई होता न देख अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन के तत्वावधान में पीड़िता खुशी पाल की मां अभिलाषा पाल आज जिलाधिकारी एस राजलिंगम से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि बेटी के खोजने के नाम पर 4000 रुपये की मांग की गई थी, जिसके बाद भी मेरी बेटी को खोजा नहीं गया। पुलिस से जब भी बात की जाती है तो उनका साफ कहना है कि जल्दी खोज लेंगे। इसी को लेकर आज हम लोग पुलिस कमिश्नर एवं जिलाधिकारी से मुलाकात करने आए हुए हैं। पूरे मामले में जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर को पत्र फॉरवर्ड कर कार्रवाई करने को कहा है। मेरी लड़की खो गई है। कब की कोई है? 12 तारीख को नवरात्र के समय। अच्छा, नवरात्र पुलिस स्टेशन आप गई थी? हाँ। क्या प्रभारी क्या बोले वहाँ पे गए तो चौकीदार ने कहे लिखवा गया, तो कुछ लिखे नहीं। हमारी लड़की है 17 साल की, लिख दी 19 साल की। वहाँ पे लिख के बोले कि 2 दिन में आपकी लड़की को हम खोज लाएंगे। फिर 4000 रुपया लिए, कुछ नहीं किए। फिर उसके बाद थाने पर रिपोर्ट गया तो वहाँ पे भी वही बोले कि हो जाएगा। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे बोले कि इतना पैसा लगेगा, गाड़ी का खर्चा पुलिस का सब देंगी तब होगा। तो हम लोग वहाँ पे कहें कि हमारा इतना पैसा नहीं है कि हम इतना पैसा दे सकें। पिंडरा में किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पिंडरा में हुए किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिंडरा के किसानों की फसल को तहस नहस करके मकान को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। उक्त भूमि पर ग्रामवासी करीब सैकड़ों साल से आबाद हैं और खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं तथा चकबंदी अधिकारी पिंडरा के न्यायालय में मुकदमा अभी विचाराधीन है, जिसमें 5 अगस्त की तारीख नियत है। मुकदमा अदालत में विचाराधीन रहते हुए भी उक्त मौजे में खड़ी फसल को बुलडोजर से रौंद दिया गया और मकान ध्वस्त कर दिया गया, जो कि कानून व संविधान के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी यह मांग कर रही है कि जब तक मुकदमा अदालत में चल रहा है तब तक कोई भी कार्रवाई उक्त मौजे में न किया जाए तथा किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अविलंब कराई जाए ताकि किसानों के प्रति न्याय हो सके। आज हमारे बनारस के पिंडरा ग्राम सभा में किसानों की जमीन, खड़ी फसल, गन्ना बोया गया था, मक्का बोया गया था, धान की रुपाई हो चुकी थी, प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए उनकी ज़मीन को ध्वस्त कर दिया, जबकि किसान सैकड़ों साल से उस ज़मीन पर काबिज है और अब कहते हैं कि वो ज़मीन वन विभाग की है। यदि और जिसमें कि चकबंदी के दौरान ज़मीनों का एक मालियत अगर किसानों को वहाँ पर ज़मीन अलाट किया गया, अर्थात चक काटा गया और उस पर किसान अपना ज़मीन की जुताई बुआई कर रहे हैं और कुछ निर्माण भी कराए थे। अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन वन विभाग की है और उसको हमारे वहाँ के स्थानीय किसानों ने जाकर न्यायालय में अपील की और उसकी मुकदमा चल रही है और 8 तारीख को उसकी तारीख है, मगर परसों के डेट में जा कर के वहाँ पर बुलडोजर जलाकर उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी लगा उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गई। और उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जब न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता थी, यही उनको संज्ञान में देने के लिए हम लोग। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, कहा कि मैं डीएम साहब को अवगत करा दूँ। वर्तमान आधुनिक युग में गोधना की परंपरा को भूलते जा रहे लोगों के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा प्रीति रावत ने इसके प्राचीन परंपरा के बारे में बताया। वर्तमान आधुनिक जीवन में लोग गोधना की परंपरा को भूलते जा रहे हैं, मगर यह परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। इसका कनेक्शन आदिवासी समूह से माना जाता है। जी हाँ, गोधना आदिवासी जनजातियों की एक विरासत के रूप में है, जिसके जरिए वह अपनी परंपराओं को सहेज कर रख रहे हैं। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा ने गोधना को लेकर शोध किया है, जिसमें उन्होंने इस बात का रिसर्च किया कि आखिर गोधना बनाने की क्या परंपरा है, इसे क्यों बनवाया जाता है। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग की छात्रा प्रीति रावत इस पर शोध कर रही हैं। प्रीति बताती हैं कि गोधना एक तरीके की परंपरा जिसके तहत महिलाओं पुरुषों के शरीर पर खास तरीके की नुकीली सुई के जरिए स्याही से अलग अलग आकृति बनाई जाती है।
यह मुख्य रूप से आदिवासियों में प्रचलित रहा है। सावन में इसका विशेष क्रेज होता था, लेकिन वर्तमान में यह विलुप्तता के कगार पर है। उन्होंने बताया कि इतिहास देखें तो गोदना बेहद पुरानी पारंपरिक कला है। इसे शैल चित्रकला के समय का यानी लगभग 2000 साल पुराना माना जा सकता है। यह जनजातियों में बेहद प्रचलन में रहा है। माना जाता है कि यह लोग गोदना अपने शरीर पर या तो अपने जनजाति चिन्ह के लिए या फिर उनके संस्कृत के लिए बनवाते थे। उन्होंने बताया कि इसके अलग अपने चित्रकारी होती है। जानवरों के चिन्ह, बिच्छू, जालीदार पान के पत्ते, मोर इत्यादि के चित्र बनाए जाते थे। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं व कहानी बताई जाती है। जनजातियों में इससे मातृत्व शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं शादी के पहले महिलाओं के हाथ पर इसे बनवाया जाता है, जिससे पता चल जाए कि वह मातृत्व के दर्द को सहन कर सकती है या नहीं। इसके साथ ही दूसरी मान्यता यह भी कहती है कि मृत्यु के समय शरीर पर कोई आभूषण महिलाओं के साथ नहीं जाता, बल्कि यही एक ऐसा एकमात्र जेवर है जो मृत्यु उपरांत भी उसके साथ रहता है, इसलिए इसे बनवाने की मान्यता है। महिलाएं इसे अपने जीवन के अलग अलग चरणों को भी इस गोदना के माध्यम से अपने शरीर पर बनवाती हैं। जैसे यदि उन्हें संतान उत्पत्ति होती है तो उसके लिए एक अलग गोदना, उनकी शादी होती है तो उसके लिए अलग गोदना, जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उसके लिए अलग गोदना बनवाती थी। इस तरीके से वह पूरे शरीर पर अलग अलग समय की याद के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए इसे गुदवाती थी। वर्तमान में यह परंपरा विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। आज के समय में महिलाएं महज एक बिंदु बनवाकर इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके रिसर्च लगभग 2 सालों से चल रहे हैं। उन्होंने मुख्य रूप से सोनभद्र, पंचमुखी में रहने वाले जनजातीय पर स्टडी की है, जिसमें गोंड, बैगा, खरवार, घासी जनजाति शामिल है। अभी वह अपने रिसर्च का दायरा और बढ़ाएंगे और अलग अलग जनजातियों के बीच जाकर गोदना की और पुरानी परंपराओं के बारे में शोध करेंगे। हम लोगों ने जितनी औरतों से बात किया उससे ये निकल करके आता है कि वो अपनी लाइफ के कई फेजेस में बनवाते थे कि जैसे लड़की जब बालिग हुई तो बनवा लिया, फिर शादी के बाद बनवा लिया, फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसके बाद बच्चा हुआ तो बनवा लिया, बच्चे की शादी पे बनवा लिया। तो ये एक तरीके का उनका सेलिब्रेशन को मतलब शो करने का तरीका था कि हाँ लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके रूप में उन्होंने एक गुदना गुदवा लिया, अपने मतलब बॉडी के कई पार्ट्स पे गुदवा लिया। और भी कई मतलब रीजंस थे, जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए उनके हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा है तो वो उसको एक मतलब एक होता है ना कि एक टोटका की तरह बनवा लिया कि अगर वहाँ बनवा लेंगे तो वहाँ दर्द नहीं होगा। और मान लीजिए अगर मतलब ऐसा हमें सुनने में आया कि रोटियाँ अच्छी बनाने के लिए हाथों पे भी लोग गुदना गुदवाते थे, जैसे कि हाथ के हथेली पर कि हाँ गुदवा लिया तो रोटियाँ अच्छी बनेंगी। मतलब कई तरीके की मान्यताएँ थी उनकी अपनी अपनी। मातृत्व की बात करें तो ये मातृत्व से या शादी से पहले भी गुदना गुदवाने जी हाँ जी बिल्कुल थी। और इसका कारण ये था कि अगर गुदना गुदवाए, क्योंकि बहुत दर्द होता है गुदना गुदवाने में, तो अगर वो लड़की वो पीड़ा सह सकती है तो मतलब कि वो गर्भवती होने के बाद डिलीवरी के टाइम का भी जो दर्द है वो सह पाएगी, इसलिए भी लोग गुदना गुदवाते थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में यूट्यूबर एल्विश यादव के वीआईपी दर्शन और मंदिर परिसर में फोटो खिंचवाए जाने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वाराणसी में एल्विश यादव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके द्वारा विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन और फोटो खिंचवाकर शेयर करने को लेकर अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में वाराणसी गंगा घाट पर एल्विश यादव को लेकर पोस्ट भी चस्पा किया गया है। अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर द्वारा गंगा घाट पर लगे पोस्टर में लिखा हुआ है कि भोलेनाथ को सांप पसंद है, सांपों के जहर का सौदागर नहीं। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से लिखा है कि एल्विश यादव को हमारे आराध्य श्री काशी विश्वनाथ धाम में वीआईपी ट्रीटमेंट की जांच करते हुए कार्रवाई भी की जाए। दीपक सिंह राजवीर ने कहा कि बाबा विश्वनाथ के धाम में यूट्यूब एल्विश यादव को क्यों दर्शन कराया गया। खास बात यह है कि वह सावन के समय में मंदिर क्षेत्र में फोटो भी खिंचवाया। कुछ दिन पहले ईडी द्वारा उनसे पूछताछ की गई, वह जेल भी गए थे। हम सभी पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि वह जिस गेट से गया उसके द्वारा उनको दर्शन कराया गया, उन सभी की जांच की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। एडिशनल सीपी ने इस मामले में डीसीपी सुरक्षा को जांच का निर्देश दिया है। बता दें कि हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल ले जाने और उससे फोटो खींचने को लेकर अब काशी विश्वनाथ मंदिर के सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद से तो एल्विश लगातार एक न एक विवाद में घिरते दिख रहे हैं। कोबरा कांड के बाद अब एक बार फिर नया विवाद सामने आ रहा है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद रेड जोन में फोटो खिंचवाने को लेकर एल्विश यादव फंस गए हैं। बता दें कि एल्विश यादव अपने दोस्तों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को पहुंचे थे। पोस्टर लगाया है, उसमें एक सांपों के जहर का सौदागर एल्विश यादव को वीआईपी ट्रीटमेंट मंदिर प्रशासन के द्वारा दिया हुआ तस्वीर में दिख रहा है। वो ऐसा क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ कभी भी सामान्य व्यक्ति किसी भी तरीके से कलम क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके नहीं जा सकता है। ऐसे क्षेत्र में एक सांपों के जहर के सौदागर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। मुख्य अर्चक महोदय उसमें तस्वीर में दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की जो मंदिर प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी चूक है और ये लोग लगातार देश विरोधी राज्य की जो व्यवस्था है उसके विरोध में अपने अलग व्यवस्था चला रहे हैं। इसी का हम विरोध कर रहे हैं कि मंदिर में भोलेनाथ को सांप पसंद है। नाग पंचमी के दिन हम सब लोग सांप को दूध पिलाते हैं और ऐसे नागों के जो जहर निकाल करके जो उसका व्यापार करते हैं उसको इस तरीके की व्यवस्था में किसके तहत ये प्रोटोकॉल दिया गया है, किसके तहत ये वीआईपी दर्शन दिया गया है। जहां एक तरफ काशी में काशी वासियों को दर्शन के लिए अलग से दूसरी व्यवस्था की जा रही है, द्वार बनाया जा रहा है। इनको किस द्वार से, किस गेट नंबर से, किसके पॉइंट से अंदर गए हैं वो, और मोबाइल में ये तस्वीर जो आई है हम इसका विरोध प्रकट करते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी संबंधित व्यक्ति इनके इस दर्शन में इन्वॉल्व रहा हो, जो उसमें शामिल रहा हो, जो इनको माननीय और महामहिम बनाने का जो ये प्रक्रिया किया गया है उसमें जो भी इन्वॉल्व रहा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं देश और प्रदेश की सरकार से। सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में 5 लाख के एजुकेशन कार्ड लागू होने की बात कही। सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश में 5 लाख का एजुकेशन कार्ड लागू होना चाहिए। आने वाले दिनों में एजुकेशन कार्ड को लागू कराकर ही हमारा संगठन दम लेगा। एजुकेशन कार्ड लागू होने से देश के गरीब परिवार के बच्चे टैलेंट के आधार पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बिना पैसे के पढ़ाई कर लेंगे। उनकी फीस एजुकेशन कार्ड से भरी जाएगी। इसके लिए देश स्तर पर नेशनल एजुकेशन फंड की स्थापना की जाए। पूरे देश में वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने 62 लाख करोड़ का आम बजट पेश किया है, जिसमें करीब 48 लाख करोड़ रुपए की धनराशि सरकार को विभिन्न प्रकार के टैक्स से मिलती है। शेष धनराशि सरकार देश के विभिन्न बैंकों के साथ ही विदेश से कर्ज लेती है। इस बार देश में 1,20,000 करोड़ का शिक्षा का बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही फ्री राशन पर सरकार हर वर्ष गरीब अन्य कल्याण योजना के तहत 2 लाख करोड़ खर्च करती है। इस योजना में अमीर लोगों को भी राशन दिया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि सिर्फ गरीब और अक्षम लोगों को ही राशन दिया जाए। 2 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए नेशनल स्तर पर स्थापित होने वाले नेशनल एजुकेशन फंड में धनराशि जमा किया जाए। शुल्क प्रतिपूर्ति सहित अन्य छात्रवृत्ति योजना की भी धनराशि एजुकेशन कार्ड में शामिल करके 1.5 लाख करोड़ के बजट से देश में आसानी से एजुकेशन कार्ड लागू कराया जा सकता है। इससे देश के करीब 30 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। काशी से प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि सवर्ण विकास मंच हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को, किसी भी जात धर्म के लोग हों, उनको पढ़ाई के लिए 5 लाख का एजुकेशन कार्ड दीजिए। ये 5 लाख का एजुकेशन कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में काम आएगा। इससे आपके बच्चे को फीस की चिंता नहीं होगी। कार्ड आपको मिलेगा गोल्डन कार्ड की तरह। वो किसी भी स्कूल कॉलेज में बायोमेट्रिक मशीन होगी उसमें लगेगा। मैंने भारत सरकार को बता दिया कि जो आपका मौजूदा 62 लाख करोड़ का बजट है उसमें आप किस तरह से इंतजाम करेंगे, किस किस चीज़ की कटौती करके आप इसको कर सकते हैं। तो इसकी हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और नालंदा बिहार से हम एजुकेशन कार्ड न्याय यात्रा 15 अगस्त के बाद शुरू कर रहे हैं। प्रथम फेज में वो बनारस में आएगी।
उसके बाद क्या होगा, किस तरह से मांग करेंगे? हम वहाँ से एजुकेशन कार्ड न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एजुकेशन कार्ड न्याय यात्रा में हज़ारों महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग शामिल होंगे और ये न्याय यात्रा निकालने के बाद हम दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देंगे। न्याय यात्रा निकालने से पहले, न्याय यात्रा निकालने के बाद, और सेकेंड फेज की हमारी न्याय यात्रा बनारस से लखनऊ विश्वविद्यालय तक होगी सेकेंड फेज में। तीसरी फेज की हमारी ये यात्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी तक होगी। 28 जुलाई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग इस वर्ष भी विश्व हेपेटाइटिस दिवस को मनाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर दिनांक 26 एवं 27 जुलाई को मरीजों का हेपेटाइटिस बी एवं सी का स्क्रीनिंग जांच निःशुल्क किया जाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया गया कि जांच में धनात्मक पाए गए मरीजों का वायरल लोड तथा वायरल हेपेटाइटिस की दवाएं भी निःशुल्क वितरित की जाएंगी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 14 सितंबर 2020 से संचालित है। इसके अंतर्गत मरीजों का निःशुल्क जांच एवं वायरल लोड टेस्ट एवं निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। अब तक लगभग 7043 मरीजों का पंजीकरण किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत करना है। इसके अंतर्गत हेपेटाइटिस बी के पॉजिटिव 5341 मरीज पंजीकृत हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव 1702 मरीज पंजीकृत हैं। चिकित्सकों के प्रयास से अब तक हेपेटाइटिस बी के 16 मरीज एवं हेपेटाइटिस सी के 996 मरीज निगेटिव हो चुके हैं। पत्रकार वार्ता को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर शम्या अनुपूर्वा एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर एस.के. शुक्ला सहाचार्य, डॉक्टर अनुराग तिवारी सहायक आचार्य, डॉक्टर विनोद कुमार सहायक आचार्य एवं डॉक्टर ब्रजेश पांडे चिकित्सा अधिकारी ने भी संबोधित किया। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ताकि अपने कार्यों के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक कर सकें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो बेसिकली हमारे देश में जो मुख्यतः वायरल हेपेटाइटिस होता है वो 4 होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, ज़्यादातर दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से फैलता है। तो इसका रोकथाम जरूरी है कि इसको हम लोग जो है स्ट्रीट फूड अवॉइड करें और शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध पानी पिएं, इससे हम लोग बच सकते हैं। भारत सरकार जो फोकस कर रही है, जो हम लोग का IMS BHU मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का, उसमें मेनली फोकस है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है और अगर उसका सही समय पर इलाज ना किया जाए क्रोनिक हेपेटाइटिस का, तो लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर नामक जानलेवा बीमारी हो सकती है। श्रावण मास के प्रथम गुरुवार को देवगुरु श्री बृहस्पति जी का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। श्रावण मास के प्रथम गुरुवार को श्री देवगुरु बृहस्पति का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया, जिसमें दिव्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा देवगुरु बृहस्पति को अघोरेश्वर स्वरूप के पालने पर विराजित किया गया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति का पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से किया गया। मुख्य द्वार से लेकर परिक्रमा स्थल से लेकर गर्भगृह तक अशोक की पत्ती, कामनी की पत्ती एवं रंग बिरंगे कपड़े एवं विद्युत झालर से पूरे प्रांगण को सजाया गया एवं सायंकाल 7 बजे से मध्य रात्रि तक भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वाराणसी और बाहर के कलाकारों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। तो गुरु बृहस्पति का श्रृंगार किया गया, नूतन वस्त्र धारण किया गया, स्वर्ण छत्र, चांदी मुखौटा वगैरह ये सब भगवान को जो अर्पित किया गया। तत्पश्चात जो है बाबा का श्रृंगार करने के बाद मंदिर प्रांगण को जो है हरियाली सजाया गया है। इसमें जो है प्रत्येक प्रकार के फूल माला, गुलाब, बेला, जूही, चंपा, जो भी इत्यादि प्रकार के फूलें मिले उससे बाबा का श्रृंगार किया गया है। प्रांगण को सजाया गया रंग बिरंगे कपड़ों द्वारा। गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री पार्क में महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की 118वीं जयंती पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री अनुशीलन व स्मारक समिति एवं आजाद सफर पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में लाल बहादुर शास्त्री पार्क में गुरुवार को पंडित चंद्रशेखर आजाद की 118वीं जयंती के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गोष्ठी में लाल बहादुर शास्त्री अनुशीलन स्मारक समिति के महामंत्री आनंद नारायण सिन्हा ने कहा कि काकोरी कांड के प्रणेता और चंद्रशेखर आजाद जी की जितनी भी क्रांतिकारी भूमिका थी, संस्कृत विद्यालय और काशी विद्यापीठ के बीच में ही होती थी। सर्वप्रथम संस्कृत विद्यालय के गेट से अंग्रेजों की गाड़ी जा रही थी, तभी उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तभी से नारा प्रसिद्ध हो गया। उस वक्त चंद्रशेखर आजाद को बेतों की सजा मिली थी। तभी से चंद्रशेखर आजाद जी ने कसम खाई थी कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कुलपति काशी विद्यापीठ प्रोफेसर पृथ्वीश नाग ने चंद्रशेखर जी को याद करते हुए उनके क्रांतिकारी जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अन्नपूर्णा सिन्हा, शैलेश कुमार भारती, संतोष राय, डॉक्टर बनवारी सिंह यदू, विनोद कुमार सिंह, राम बाबू आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर केशरी नारायण त्रिपाठी ने दिया। आजाद जैसे व्यक्तित्व थे जो संस्कृत विश्वविद्यालय से लेके काशी विद्यापीठ के बीच में उनका सारा क्रांतिकारी था। बाल अवस्था में जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिए थे और बेटों की सजा पाए थे, तब से आज़ाद जी ने ये शपथ लिया था कि आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।